हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 27 अप्रैल 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं, अभी तक मुझे से 8 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसा मैंने 6,95,816 रुपये अभी तक इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 7,98,831 रुपये। टोटल रिटर्न है 1,03,015 रुपये, जो कि 14.8% है। फाइनली दोस्तों 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट मेरा पहुंच गया है। और दोस्तों जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है, 3,619 रुपये प्रॉफिट में ऐड हुए हैं मेरे। तो दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला कमेंट है कमल का। भाई टैक्स सेविंग फंड क्या होते हैं, उन्हें लेने से क्या फ़ायदा होता है। तो टैक्स सेविंग फंड ये होते हैं, ईएलएसएस फंड होते हैं, टैक्स सेवर फंड होते हैं। इनमें ईएलएसएस या टैक्स सेविंग लिखा रहता है। ये 3 साल के लिए इनका ब्लॉकिंग पीरियड होता है, 3 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है, जो सेक्शन 80C होता है, आपकी सैलरी अगर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है, सैलरी या इनकम भी जो आपकी टैक्स ब्रैकेट में आती है, अगर आप 8-9 लाख रुपए लगभग कमाते हैं किसी बिजनेस या सैलरी से, आपके इनकम पर टैक्स पड़ने का है, तो उसमें आप 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं इन सबको खरीद के। तो यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद लोगे, ईएलएसएस फंड खरीद लोगे 1.5 लाख तक के, तो आपको 1.5 लाख उसमें इनकम में से हटा दिए जाते हैं। तो आप उसमें 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग कर सकते हो। 1.5 लाख आप इनकम से अपनी हटा सकते हो। यही आप कई लोग एलआईसी खरीदते हैं, पीपीएफ खरीदते हैं, एनएससी खरीदते हैं इसी चीज़ के लिए। उसका एक जरिया ये भी है कि आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड 1.5 लाख के, तो आपकी सैलरी से वो 1.5 लाख हट जाएगा। अगला कमेंट है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दिया है, तो भाई मैं संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो कल के वीडियो का आप इंतजार कीजिए, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा, उसमें रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है तुषार का। सर किसी फंड में जीरो इन्वेस्टर हैं तो उसमें लगाने चाहिए या नहीं। तो तुषार जी, इसमें जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आप एनएफओ की बात कर रहे हैं कि नया म्यूचुअल फंड आता है उसमें इन्वेस्टर नहीं होते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये ओपन एंडेड ज़्यादातर म्यूचुअल फंड होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके हाथ से मौका छूट जाएगा, आप बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। उस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए जिसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड हो और उसका एयूएम वगैरह आप देख लो। और ऐसा नहीं है कि ये आईपीओ जैसा है कि आप अगर मिस कर गए लगाने से, पैसा लगाने से, तो आपका ये चांस मिस हो गया बहुत बड़ा। ऐसा इसमें म्यूचुअल फंड में नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही लगाइए और एनएफओ में मत लगाइए। मेरे हिसाब से मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एनएफओ या जिसमें जीरो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे लगाओ आप पैसा। अगला कमेंट है शुभम का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो आपके शुभम, आपके लिए भी सेम आंसर, संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता, तो कल वाला आप संडे को वीडियो देखिए, उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है मुझे 3,000 मंथ की एसआईपी स्टार्ट करनी है फॉर मोर देन 20 ईयर्स विद 10% इंक्रीमेंट एट एवरी ईयर, तो कौन से म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करूं। भाई इसका आंसर मैं कल करूंगा, अच्छे से थोड़ा टाइम मुझे मिलेगा इसका। इसमें ये नहीं कि मैं एकदम से आपको कुछ भी आंसर कर दूं यहाँ पर, तो मैं कल इसका आंसर करूंगा संडे की वीडियो में। अगला कमेंट है प्रतीक का। सब कुछ संडे को ही करना है तो डेली वीडियो क्या फालतू में बनाते हो। तो प्रतीक जी, ये फालतू में आपके लिए हो सकता है फालतू में वीडियो हो, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है उसको कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिलता है यहाँ पे। और मैं डेली डेली जितने कमेंट्स होते हैं उन पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा मेरे जो चैनल का गोल यही है कि मैं डेली की डेली अपनी अपडेट प्रोग्रेस शेयर करूँ। इससे ये रहेगा कि मेरी जर्नी सबको क्लियर दिखेगी। ऐसा नहीं कि मैं 8 दिन 20 दिन बाद एकदम से अपडेट करता हूँ कि आज मेरा पोर्टफोलियो इतना हो जाएगा। तो थोड़ा ऐसे तो कई सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, बट डेली डेली दिखाने वाले मुझे नहीं लगता कोई चैनल होगा। बट इसीलिए मैं डेली के डेली वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर जर्नी दिख पाए इसमें। और संडे को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे और डेज़ में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, संडे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, इसलिए मैं पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह उसी दिन करता हूँ। उसमें रिव्यू करने में टाइम भी काफ़ी लगता है, रिव्यू का वीडियो बनाने में। और उसका ये तो है नहीं कि एकदम से उठाया और बोल दिया, कुछ भी आपको सजेस्ट कर दिया। उसमें थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, उसके बाद ही रिप्लाई करना पड़ता है उसमें रिव्यू वाले वीडियो में। अगला कमेंट है तनिष्क का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो तनिष्क जी, संडे को मैं आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा, तो कल का आप वीडियो का इंतजार कीजिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट्स है मैथ्स 24 का। प्लीज़ ये बताएं कि हम कितने टाइम अपना बैंक अकाउंट बदल सकते हैं, क्या एसआईपी सेल करते टाइम अगर अकाउंट चेंज करना है तो क्या हो जाएगा। तो यह भाई आप जहाँ से भी ऐप से, जिस ऐप से ख़रीद रहे हो उस ऐप में आप रिक्वेस्ट करो, वहाँ पे अगर चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 8-10 दिन हो सकता लग जाए, तो आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा। वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो, उनके कस्टमर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर जिस भी ऐप से आपने खरीदा, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है रतुल का। भाई लार्ज कैप में क्यों नहीं डाला। तो भाई लार्ज कैप का ये रीज़न है, मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा रिटर्न ज़्यादा चाहिए था, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पॉसिबल। लार्ज कैप में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता क्योंकि रिस्क भी कम रहता है वहाँ पे। स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मुझे रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए मैंने लार्ज कैप में कम इन्वेस्टमेंट किया, स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। बट मैं किसी सब्सक्राइबर को नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप
आप लोग स्मॉल कैप या मिड कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जब तक कि आपको रिस्क ज़्यादा लेने में कोई दिक्कत ना हो। हमेशा मैं सबको बोलता हूँ आप पोर्टफोलियो थोड़ा अपना बैलेंस रखिए, डाइवर्सिफाई रखिए, बट मेरा यही रीज़न है। आप लोग ऐसा मत करो। अब अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क कम ही लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मार्केट डाउन जाती है, पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है, तो ज़्यादातर लोग रिडीम कर लेते हैं उनको, फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टर जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम वाले इन्वेस्टर बन जाते हैं। इसीलिए मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि उस टाइम आपको जो अभी आप सोचते हो वो उस टाइम नहीं सोचोगे, उस टाइम आप कहोगे ये भी पैसा चला जाएगा, इसलिए आप रिडीम कर लोगे। तो वहाँ पर मेरा क्लियर है कि मुझे रिडीम नहीं करना, मुझे तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसलिए मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज कैप में बहुत कम। अगला कमेंट है, अम्बरीश का क्यों डिसकंटिन्यू किया 2 फंड्स, रीजन बताएं प्लीज़। अम्बरीश जी, मैंने पिछले काफ़ी वीडियो में बता रखा है, तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो का जहाँ पे मैंने ये बताया है। कमेंट सेक्शन में आप लिंक को मिल जाएगी आप लोगों को, आप वो वीडियो देखिए, आपको रीज़न पता चल जाएगा। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, सर इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिडीम करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बचने के लिए प्रत्येक एसआईपी इंस्टॉलमेंट को 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि जनवरी 2024 में आपने 1,000 रुपये लगाए, वो जनवरी 2025 में 1 साल हो जाएगा। फरवरी 2024 में जो 1,000 रुपये लगाओगे वो फरवरी 2025 में लगभग 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल के बाद अगर जनवरी वाला आप फरवरी 2025 में निकालोगे तो वो 1,000 रुपये आपका लॉन्ग टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ऐसा ही अगले मंथ के लिए भी होगा, उसको अगर मार्च में आप निकालोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही समझा है। वैसे दिनेश कुमार जी का कमेंट है, जय माता दी। तो दिनेश जी आपको भी जय माता दी। अगला कमेंट है रजत कुमार का, सर ईटीएफ और एमएफ में कौन सा बेटर है और क्यों? तो ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये एक शेयर जैसे आपका मार्केट में दिन भर अप एंड डाउन हुआ करता है, उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, वैसे ईटीएफ का भी होता रहता है। इसको शेयर की तरीके से ही खरीदते बेचते हैं। और इसमें क्या रहता है, म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। म्यूचुअल फंड में आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ईटीएफ क्या रहते हैं, पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। एक्टिवली उनको बहुत कम फंड हैं ईटीएफ जो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में काफ़ी ऑप्शन हैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड के। तो इसीलिए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में वहाँ पे जो आपका फंड मैनेजर होता है वही डिसाइड करता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, कितना इन्वेस्टमेंट करना। और जो ईटीएफ ज़्यादातर रहते हैं वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स में जैसे जैसे परसेंटेज जो जी कंपनी इंक्लूड होती है उसी को फॉलो करते हैं, और वैसे ही लगभग रिटर्न भी मिलता है। बट म्यूचुअल फंड में आपको कम ज़्यादा भी मिलता है, ज़्यादा भी मिलता है, कम भी मिलता है, वो डिपेंड करता है कैसा आपका म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया है। तो इसीलिए ईटीएफ में और दिक्कत ये है कि मार्केट दिन भर फ्लक्चुएट रहता है, प्राइस दिन भर होता रहता है, आप किसी प्राइस को देखकर उसी टाइम खरीद सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में आपको ये नहीं पता रहता किस एनएबी पे आपका म्यूचुअल फंड मिलेगा। आपने खरीद लिया, रात को 9 बजे के बाद ही आपको पता चलता है कि ये एनएबी डिसाइड हुई है इस दिन के लिए। और ईटीएफ में यही जो फ्लक्चुएशन दिन भर फ्लक्चुएट रहता है, तो अपने इमोशंस को हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। अगर मार्केट डाउन जा रहा है, ईटीएफ आपका बहुत डाउन हो गया है, तो आप डर के सेल कर दोगे। आप प्राइस देख के, मतलब प्राइस देख के डर, आपके अंदर इमोशंस बदलते रहेंगे। वही म्यूचुअल फंड में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रात को 9 बजे के बाद एनएबी डिसाइड होता है, आपको पता ही नहीं रहेगा कितना डाउन हो गया है। तो इससे क्या रहता है कि आप इन छोटे मोटे अप एंड डाउन से डरते नहीं, इमोशंस थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं आपके। आपका ही अगला कमेंट है, भैया आप ईटीएफ क्यों नहीं करते? तो भाई इसका सिंपल रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे ज़्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड ही लगते हैं, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड हैं। उसके अलावा इमोशंस वहाँ पे कंट्रोल आप कर सकते हो। दूसरा है मुझे इतना ज़्यादा यार टाइम भी नहीं मिलता कि मैं दिन भर देख के ये ईटीएफ खरीदूँ बेचूँ। इससे अच्छा तो मैं शेयर मार्केट में फिर कर लूँगा, शेयर खरीदूँगा बेचूँगा, बट इतना टाइम नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं खरीदता हूँ। अगला कमेंट है एआईओ कार्स का, सर क्या भी निपॉन स्मॉल कैप में फ्रेश एसआईपी करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स? लार्ज एयूएम से दिक्कत तो नहीं होगी? तो हाँ भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लार्ज एयूएम से 7 से 10 साल के लिए आप निपॉन स्मॉल कैप में एसआईपी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंड है। और यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि लार्ज एयूएम हो गया है तब इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनके पास, और अभी तक जो वो मैनेज करते हैं, आप प्रीवियस रिटर्न देखो, ऐसा कि नहीं कि एक ही साल में पिछला बढ़ गया है एयूएम बहुत ज़्यादा इनका। पहले बिल्कुल निगेटिव, मतलब बहुत थोड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास पहले भी बहुत ज़्यादा एयूएम था, तब भी ये अच्छा रिटर्न दिया, अभी भी ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और इन फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देंगे। तो आप इनमें मतलब बगैर चिंता किए हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें। और एसआईपी करना चाहते तो आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी करने में टाइमिंग आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मार्केट ऊपर है नीचे है, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ता। एसआईपी करोगे तो एनएबी आपका एवरेज आउट हो ही जाएगा बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आपका इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।